नमस्कार, मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो में सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तानी शरणार्थियों के बारे में। दरअसल काबुल में हुए धमाके के बाद भारत में रह रहे अफगानिस्तानी शरणार्थी काफ़ी डरे हुए हैं। कई लोगों ने इस धमाके में अपनों को खोया है। पिछले 6 दिनों से सैकड़ों की तादाद में ये जो शरणार्थी हैं वो UNHRC के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। क्यों ऐसा लगता है सब खत्म हो गया? दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के सामने 16 साल की अफगान शरणार्थी फूट फूट कर रो रही हैं। गुरुवार को काबुल में हुए धमाके में इनके दादा दादी घायल हो गए थे। मरियम कहती हैं धमाकों की तस्वीरें उन्हें रात में सोने नहीं देती। ग्रैंडपेरेंट्स से याद आ रही है? उनके बहुत ज्यादा याद आ रही है। अब उनके लिए बहुत ही मुझे परेशानी हो रही है और सभी अफगान लोगों के लिए। मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, अभी अफगान लोग भी उन इंसान दूरी है, इंसान है। इस तरह से मारने में क्या फायदा। दिल्ली में यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के दफ्तर के बाहर पिछले 6 दिनों से सैकड़ों अफगान शरणार्थी धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि संयुक्त राष्ट्र इन्हें शरणार्थियों का UNHRC कार्ड बनाकर दे, जिससे उन्हें भारत की योजनाओं का लाभ मिल सके। वो यहाँ बैंक खाते खोल सकें, नौकरियाँ कर सकें और दूसरे देश जा सकें। सब ऐसे पड़े लोग बेचारे, तो उनके पता नहीं क्या हो जाती है हमारी फ्यूचर। अभी तो इंडिया पे अफगानिस्तान को देखो क्या हालत है। कुछ लोग उनके सब रिश्तेदार हैं हमारे वहाँ पे, उनके लिए रोती है, खुद के लिए रोती है। सर बच्चों को देखो सारे दिन 5-6 दिन हो गए यहाँ पर, ये सब रोती है, सब बेचारे परेशान है। और काम नहीं है सर, पहले तो काम नहीं है, हम क्या करें यहाँ पे, बच्चे क्या कहे हमारे। UNHCR कुछ नहीं करती हमारे लिए। लेकिन काबुल में हुए धमाकों ने सबको यहाँ बहुत डरा दिया है। यहाँ बैठी महिलाएं अपने मुल्क के हालात याद कर सुबक रही हैं। वो यहाँ भले ही सुरक्षित हों, पर उनके रिश्तेदार अब भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। ज़्यादा मर गए। हाँ, इधर हमारा जाने वाले जो इधर हैं 2 फैमिली हैं, 2 कैसे, एक को हिजरतुल्लाह का 4 मेंबर्स शहीद हो गया, एक समी सिकंदरी का उसकी साली और उसके बच्चा शहीद हो गया एयरपोर्ट। मगर एयरपोर्ट में थे उस वक्त, वो कहाँ जाना चाह रहे थे? वो इटालिया जाना चाहती हैं। हाँ, इटली। यानी करीबन 8 लोगों की मौत हो गई। हाँ जी। इन बेबस अफगान शरणार्थियों को देखकर लगता है कि संयुक्त राष्ट्र की दरियादिली सिर्फ कागजों और बयानों तक ही सिमट कर रह गई हैं। सब इमोशनल हो गए। उस बच्ची को देखिए, उसके आंसू देखिए, और ये सब अपनों के लिए गमज़दा हैं जो अफगानिस्तान में पीछे हैं, और ये रिफ्यूजी की तरह यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं इंडिया में। किसी तरीके से वहाँ जो ब्लास्ट हो रहे हैं अब उसको लेकर के और डर गए हैं ये लोग। इनको बस यहाँ पर लाचारी का एहसास हो रहा है और सब अपना वतन छोड़ के आए हैं, तो अपने वतन की याद तो आ ही रही है, और साथ में अपनों की जो इस वक्त तालिबान के बीच हैं, ख़तरे में हैं। सहयोगी शोएब के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। हरियाणा के करनाल में किसानों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में किसानों ने कुरुक्षेत्र समेत कई जगहों पर सड़कों को जाम कर दिया। पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई उसके विरोध में ये प्रदर्शनकारी किसान और विपक्ष दोनों सरकार को घेरते नजर आए, तो वहीं हरियाणा की सरकार ने पुलिस की इस कार्रवाई का समर्थन किया। किसानों ने हरियाणा में राष्ट्रीय और प्रदेश के राज्य मार्गों को जाम कर दिया। ये सभी करनाल जिले में पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। करनाल के एक टोल प्लाजा के नजदीक ये किसान इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि वहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में निकाय चुनाव को लेकर एक बैठक होने वाली थी, जब उन्होंने राज्य बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को भी काले झंडे दिखाए। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 2018 बैच के IAS अफसर आयुष सिन्हा पुलिस वालों को हिदायत दे रहे हैं कि विरोध करने वालों पर हिंसा की जाए। इससे हालात और बिगड़ गए। जो भी हो यहाँ से, इससे कोई भी नहीं रहना वहाँ। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। हाँ, कहाँ पे है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है?
ठीक है, कर लो यहाँ पे। यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, क्लियर है ना आपको? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों को शांतिपूर्वक विरोध करना चाहिए। अगर वो उन्होंने कोई प्रदर्शन करना था शांतिपूर्वक करते, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी पहले उनकी, और एक समय में हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में अगर वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं, हाईवे को जाम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी कुछ काम करना होगा। अब उसमें एक बातचीत करके बताएंगे कि किसकी जाति है। पुलिस की जाति है तो भी दंडित किया जाएगा, किसानों की जाति है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष और किसान नेताओं ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की जमकर आलोचना की। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला का षड्यंत्र ही सामने आ गया जब उनके ड्यूटी मजिस्ट्रेट का वीडियो सामने आया। कोई आईएएस ऑफिसर सर तोड़ने और सर फोड़ने का हुक्म नहीं देता जब तक सबसे ऊपर गद्दी पर बैठे हुक्मरान का आदेश ना आया हो। करनाल में किसान प्रोटेस्ट कर रहा था और 3 बार बैठे हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा। वे पूरे वीडियो वाल हुए हैं, जो अधिकारियों ने ऑर्डर दिए हैं। और अगर बैठे हुए किसानों पर अत्याचार हो तो ये तो पूर्ण से एक अत्याचार है किसानों पर। राज्य भर में राज्य मार्ग बंद होने से ट्रैफिक जाम लगे रहे। अब रास्ते तो खुल गए हैं, लेकिन किसानों की नाराजगी और सरकार के बीच कोई राह खुलती नजर नहीं आ रही है। कुरुक्षेत्र से कमल सैनी, कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद का खोरी गांव अब पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया है। अरावली की पहाड़ियों में बसे इस 172 एकड़ ज़मीन को खाली कर दिया गया है। 1 लाख की आबादी वाले इस गांव के लोगों की हालत भावुक कर देने वाली है। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद का खोरी गांव ज्यादा अरसा नहीं हुआ जब यहां 10,000 परिवार और 1 लाख लोग आबाद थी। अब ये गांव पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। हर तरफ मलबा है। गांव के अधिकतर लोग यहां से पलायन कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहां से जाने को तैयार नहीं। इसी मलबे में जिंदगी की आस खोज रहे हैं। विमला देवी और उनके बुजुर्ग पति मुन्ना लाल सालों से यहाँ रह रहे थे। अब घर की जगह मलबा है। पूरे गांव में ना तो बिजली है और ना ही पानी। पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। शादी के लायक 3 लड़कियां हैं। कहते हैं गांव की जमीन बेचकर यहाँ घर लिया था, अब कहाँ जाएं? गांव से बेच के यहाँ लगा दिया, हम सब बर्बाद हो चुके। हम कहाँ जाए सर, हमें है ही मार दो, है ही मर जाए हम। ऐसी सर ऐसी रहा था, हमें ऐसी जो झोपड़ी डाले 5,000 रुपया महीना का हम किराया दे सके, कहाँ से ले आएंगे? खाना तो भारी है, फिर 5,000 रुपये कहाँ से देंगे? ये आप लड़की है तो अपनी 3 लड़की हैं, 3 बार मेरठ हैं, ठीक है, 2 लड़के हैं, 2 बहू हैं, वे अपने अलग लेते। अब हम बुढ़ा बुढ़िया हैं, हम कहाँ जाएंगे? फातिमा बेगम भी पूरे परिवार के साथ खुले आसमान में अपने घर के मलबे के ऊपर इस झोपड़ी में बैठी हैं। 22 साल से खोरी गांव में रह रही थीं। परिवार में 9 लोग हैं, जिनमें बच्चे और लड़कियां हैं। इनके पास बिजली के बिल और राशन कार्ड सब हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आया। रात में अंधेरा और कीड़े इनकी परेशानियां बढ़ाते हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कहां? खून पसीना के लगा के बनाए थे, एक पैसे जोड़ जोड़ के बनाए थे। और जब टूट गया तो क्या करने, आप देख ही रहे हो, पन्नी लगा के बैठे हैं। अब कहाँ जाएं? कमाई धमाई है ही नहीं। बच्चे शादीशुदा है, अपना अपना परिवार लेकर रह रहे हैं। अब बुढ़ा बुढ़िया कहाँ जाएंगे? लाइट के, पानी के, रहने के, हर एक चीज के परेशानी है, खाने के, पीने के। इतना तक कि खाने का चीज जो खाना बना के रखे थे वो नसीब नहीं हुआ, सब कुछ इसी में दब गया। पेशे से माली जोगिंदर ने बड़ी मुश्किल से मेहनत की कमाई जोड़ जोड़ कर घर बनाया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक दिन वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। उन्हें अपने ही घर की ईंटें बेचकर अपना पेट भरना पड़ेगा। जोगिंदर हर रोज मलबे से 400 से 500 ईंटें निकालते हैं और एक ईंट 1 या 2 रुपए में बेचते हैं। नहीं सर, मैंने अभी कभी ऐसा नहीं सोचा था जो मुझे अपना ही घर बना के नहीं तोड़ के बेचना पड़ेगा। सर 400-500 ईंट डेली निकलती है। अच्छा, हाँ जी। तो कितने में ईंट बिकती है? सर यहाँ पे 1 रुपए 1 ईंट बिक रही है। अच्छा, तो आप रोज ही काम कर रहे हो अभी?
फिलहाल तो सर यही कर रहा हूँ, अभी काम वाम भी नहीं है कहीं, पूरा काम बंद पड़ा है, यही काम करना पड़ रहा है, खर्चा इसी से निकल रहा है। जोगिंदर की तरह यहाँ मकानों के मलबे में रह रहे अधिकतर लोग मजदूरी कर अपनी गुजर बसर करते थे, लेकिन अब मलबे से ईंटें निकालकर बेच रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। अरावली की पहाड़ी पर खोरी गांव करीब 40 साल पहले बसना शुरू हुआ था। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग पश्चिम बंगाल और बिहार के हैं। बिल्डर माफियाओं ने नेताओं और पुलिस से साठगांठ कर यहाँ जमीनें बेची। हरियाणा के इस गांव में बिजली कनेक्शन दिल्ली से दिए गए। बीते 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के अंदर इस गांव के सभी घर तोड़ने के आदेश दिए थे। हरियाणा सरकार ने इस गांव के कुछ लोगों को नया घर देने का वादा भी किया है, लेकिन जमीन पर हालात बहुत बुरे हैं। बच्चे मलबे में अपने घर का आंगन खोज रहे हैं जिसमें वो खेला करते थे। अपने उस गांव का नाम पता कर रहे हैं जो सड़क किनारे पड़े बोर्ड में कहीं धूमिल हो चुका है। हजारों परिवारों की जिंदगी मझधार में झूल रही है, जहां कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ये खड़ंजा बीजेपी के लोगों ने बनवाया तो ये ट्यूबवेल कांग्रेस के लोगों ने बनवाया, और इस तरह से पुलिस, बिल्डरों और नेताओं की मिलीभगत से करीब 1 लाख की आबादी वाला ये गांव तैयार हो गया। लेकिन अब सजा मिल रही है इन गरीब लोगों को जो यहाँ के रहने वाले हैं। गलती इतनी है कि इन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से यहाँ आशियाने ले लिए। फरीदाबाद के खोरी गांव से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हुए जलियांवाला बाग के नए परिसर के उद्घाटन के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलियांवाला बाग के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान यहाँ बनी म्यूजियम गैलरी को भी देश को समर्पित किया गया। अब यहाँ सैलानियों के लिए खास साउंड एंड लाइट शो भी होगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब की वीर भूमि और जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूँ। यह आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक है और नया परिसर युवाओं को आज़ादी के संघर्ष को याद दिलाएगा। शहीदी के इस स्मरण के बाद तीसरी गैलरी जो रेनोवेशन का काम हुआ है उसने बलिदान की अमर गाथाओं को और जीवंत बना दिया है। यहां जो अलग अलग गैलरी बनाई गई हैं, जो दीवारों में शहीदों के चित्र उकेरे गए हैं, शहीद उधम सिंह जी की प्रतिमा है, वो सब हमें उस कालखंड में लेकर जाते हैं। तो वहीं मुंबई से सिटी एक्सप्रेस के इस शो में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।